वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वाज अवे विद माय फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्ज़ाम्स। इस वजह से मैं वीडियोस कोई डाल नहीं पा रहा था। तो एनीवेज लेट्स बिगिन। तो जो टॉपिक जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ वो है चूजिंग द राइट अमाउंट ऑफ सेट्स एंड रेप्स फॉर योर वर्कआउट्स। एंड ये मेनली फोकस करेगा एक्सेसरी वर्क पर ज़्यादा। मैं कंपाउंड लिफ्ट्स की बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट्स में थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है एंड इनफैक्ट उसका प्रोग्रामिंग पूरी तरह से अलग से किया जाता है अगर पावर लिफ्टिंग के हिसाब से बात की जाए। तो आज मैं जो सेट्स एंड रेप्स के बारे में बात करूँगा या जो उसको अप्रोच करने के तरीके के बारे में बात करूँगा वो मोस्टली आपके आइसोलेशन वर्क के लिए वैलिड होगा और आपके दूसरे सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स के लिए या कोई भी आपके दूसरे एक्सेसरी लिफ्ट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी कॉमनली देखते हैं और ये काफ़ी एक एज ओल्ड बिलीफ भी रहा है कि द मोर इज़ ऑलवेज़ बेटर। मतलब आप जितने ज़्यादा रेप्स करोगे, जितने ज़्यादा आप सेट्स करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। अब आप बेसलाइन पे अगर देखोगे तो एक बिगिनर के लिए सब कुछ काम करता है, चाहे आप उसको लेस रेप्स लेस सेट्स दो या मोर रेप्स मोर सेट्स दो। इनफैक्ट आप उसको कुछ भी किसी भी स्टिमुलस पे रखोगे ही विल और शी विल ग्रो, क्योंकि वो बिगिनर है तो उसका जो बेसिक एक अडेप्टेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी रैपिड होता है इनिशियली। तो उस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप एक बिगिनर को कंपेयर करोगे दूसरे बिगिनर्स के साथ। तो ये जो मैंने ट्रेनिंग अडेप्टेशन की बात की ये मोर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब हम लोग अर्ली इंटरमीडिएट, लेट इंटरमीडिएट या अर्ली एडवांस्ड या एडवांस्ड एथलीट्स में जब हम लोग ये देखते हैं तो उस केसेस में हम लोग ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते हैं कि एक्चुअली क्या काम करता है और एक्चुअली क्या बेनिफिशियल रहता है फटीग इज़ टू ग्रोथ रेशियो पे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने बॉडी को हैमर करोगे उतना ज़्यादा रिकवरी डिमांड करेगी बॉडी और उतना ही ज़्यादा आपको रिकवर करने में टाइम भी लगेगा और उसकी वजह से आपके जो सब्सिक्वेंट वर्कआउट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि एग्जैक्टली आपको कितने रेपिटेशंस या कितने सेट्स की एक्चुअली ज़रूरत होती है। तो आप जनरली देखोगे कि अगर आप कोई भी स्ट्रेंथ पीरियडाइजेशन या प्रोग्रामिंग की कोई बुक उठा के देख लो तो उसमें आप देखोगे कि एक रेंज दी होती है नंबर ऑफ़ सेट्स पर मसल ग्रुप की। वो सेट शुरू होते हैं अराउंड 4 to 6 सेट्स से लेके वो 20 सेट्स तक या 22 सेट्स तक जाते हैं। लेकिन क्या हमें एक्चुअली इतने ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत होती है? द आंसर कैन ऑलवेज बी डिपेंड्स, इट कैन ऑलवेज बी वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन अगर हम बात करें इन जनरली तो जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इट ऑलवेज वर्क्स बेटर विद लोअर नंबर ऑफ सेट्स इनिशियली। क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन होता है, आपका जो ट्रेन करने का तरीका होता है, जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो कहीं ना कहीं लैक करती है। और इनफैक्ट आप अगर 3-4 ईयर्स भी जिम जा रहे हो या जैसे मैं भी अगर 4 ईयर्स से जा रहा हूँ जिम तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये इंटेंसिटी लैक करेगी और इसको इम्प्रूव हमेशा हमारे पास हमेशा स्कोप रहेगा इस इंटेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने वर्कआउट्स में। तो अगर आप देखोगे कि आपको नंबर ऑफ़ सेट्स कितने चाहिए होते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो 1 या 2 सेट्स पर मसल ग्रुप के हिसाब से। और आप सपोज़ कोई एक्सरसाइज चूज़ करते हो, सपोज़ आप फ्लैट डंबल बेंच प्रेस ले लो। तो अगर आप फ्लैट डंबल बेंच प्रेस ले रहे हो तो अगर आप उसमें यूजुअली आप नंबर मल्टीपल सेट्स कर रहे हो, आप क्या कहते हैं हफ्ते में उसको 3 बार अटैक कर रहे हो, सेम तरीके सेम मूवमेंट पर 3 बार कर रहे हो हफ्ते में, या आप सेट्स पे सेट्स करे जा रहे हो, रेपिटेशंस पे रेपिटेशंस करे जा रहे हो, तो वो आपका इन दी एंड फटीग ही ज़्यादा कॉज करेगा एंड आपकी रिकवरी को स्लो डाउन करेगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ़ सेट्स को कम कर सकते हो, 1 या 2 सेट्स कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो क्योंकि 1 सेट थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाता है, बट आप 2 सेट्स ले सकते हो, एक रेप रेंज डिसाइड कर सकते हो और उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेप आता है आपके एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन के बाद आपके इंटेंसिटी का। तो अब मैं एग्जीक्यूशन और इंटेंसिटी पे अलग से बात करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा एग्जीक्यूशन पर। अब एग्जीक्यूशन की जहाँ तक बात आती है ये आई थिंक मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट एवरी वन हु हैज़ नॉट टेकन अ कॉन्शियस एफर्ट टू इम्प्रूव देयर एग्जीक्यूशन वो कहीं ना कहीं अपने मूवमेंट्स में लैक करते ही हैं।
और अगर उनका एग्जीक्यूशन भी सही होता है, जैसे कि सिंपल मूवमेंट्स में आपके एग्जीक्यूशंस कई बार ज़्यादातर केसेस में आप सही करते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता गलत करने का, बट स्टिल द वे यू आर परफॉर्मिंग दैट मूवमेंट कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। इसका सबसे बड़ा इसमें फैक्टर आता है मैकेनिकल टेंशन का, जो आप प्लेस कर रहे हो अपने किसी भी मसल ग्रुप को। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स हो गया या फ्लैट डंबल बेंच प्रेस हो गया या आपका इनफैक्ट लैटरल रेजेस हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा उसको मैसेकर किया जाता है, लैटरल रेजेस को बहुत गलत तरीके से किया जाता है। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस को देखोगे तो आप इनको काफ़ी, इनका जो आप मूवमेंट पैटर्न है वो तो आपका सही होता है मोस्ट केसेस में, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है या आपका जो टेम्पो होता है उसको करने का परफॉर्म, वो कहीं ना कहीं लैक करता है। उसको आप मैकेनिकल टेंशन सफिशेंटली प्रोवाइड नहीं करते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ सेम वे में, अगर मैं लैटरल रेजेस का एग्जांपल ले लूँ, लैटरल रेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल उसको फटाफट अपना लैटरली रेज करते हैं, फटाफट उसको नीचे लाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और ऐसे करके अराउंड 20-30 रेप मार देते हैं और एकदम लाइट वेट, और कई लोग तो उसको एकदम हैवी भी जाते हैं। 15 किलो का डंबल उठा के लोग लैटरल रेजेस करते हैं, जो कि मतलब इट्स हिलेरियस कि आप 15 केजीज़ का लैटरल रेजेस कर रहे हो। तो उसके बाद भी उनका एग्जीक्यूशन इज़ टेरेबल। इनफैक्ट इस पर मैंने जब एक्टिवली काम किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा स्कोप होता है बिल्ड करने का। लेसर अमाउंट ऑफ वेट से आप कितना अच्छे से बिल्ड करते जा सकते हो लैटरल रेजेस जैसे एक्सरसाइज पर। उस पर आप देखोगे कि ये मूवमेंट का अब एक अलग बात हो गई, मूवमेंट एग्जीक्यूशन एक टोटली अलग टॉपिक है, तो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है वो। बट क्योंकि मैंने एग्जांपल उठा दिया है तो इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूँ कि अगर आप उसका टेम्पो ही कंट्रोल करते हो, इनफैक्ट movement should not be slow, it should be better controlled, it should be having more tension throughout the movement। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्लो कर रहे हो उसके चक्कर में। स्लो करना सोल्यूशन नहीं होता, आपका कांस्टेंट टेंशन मेंटेन होना चाहिए जब आप उस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। तो सपोज़ अगर आप एक लैटरल रेस को अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैं टॉप मोशन की बात करूँ यहाँ पे आते टाइम, तो जो मेरा मूवमेंट है वो जब यहाँ पर आ रहा है तो उसका जो टेम्पो है वो धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेंशन। मेरा जो ग्रिप है डंबल पे, मेरा जो उसको तरीका है नीचे लाने का, वो पूरे टाइम कंट्रोल होना चाहिए। और जब आप ये करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है मूवमेंट, और आपको कितना ज़्यादा फटीग और स्टिमुलस फील होता है आपके डेल्ट्स में। ये तो लैटरल रेजेस का लिया मैंने एग्जांपल। सेम वे में अगर आप फ्लैट डंबल बेंच प्रेस की बात करो तो उसमें भी आपको अपने पेक्टोरालिस मसल्स में काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा जब आप उसको एक कंट्रोल टेम्पो में लेके आओगे और उसको प्रेस करोगे, फिर आप उसको कंट्रोल टेम्पो में लेके आओगे। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स। इसमें इतना ज़्यादा स्कोप होता है ग्रोथ का कि आप अगर आप मैक्स आउट कर चुके हो रैक को, अगर आपको लग रहा है कि आप एक्चुअली मैक्स आउट कर चुके हो रैक को, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। क्योंकि अगर आप एक्चुअली मैक्स आउट किया है आपने रैक, तो आपको उस तरीके का दिखना भी चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देख लो तो वो लोग भी अराउंड मैक्स आउट कर देते हैं रैक को, या उस पर वो मैक्स टू मैक्स एक टेंशन बैंड लगा देंगे या उस पर 1-2 प्लेट्स लगा देंगे। क्या आपको लगता है सच में कि आप उनके लेवल के आसपास भी हो? ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं मूवमेंट को करने के तरीके को गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसमें लैक कर रहे हो। तो इस चीज़ पे जब आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका एग्जीक्यूशन पे ही आप क्या कहते हैं सेट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और कम में ज़्यादा पा सकते हो। इनफैक्ट ये तक होता है, आपका ऐसी कंडीशन तक हो जाती है कि आप 1 या 2 सेट से ज़्यादा कर भी नहीं पाते उस एक्सरसाइज का, और आप 3rd या 4th सेट पे अगर जाते भी हो तो उसकी क्वालिटी इतनी डिटोरिएट हो जाती है कि आपके लिए अच्छा होता है कि बेटर है कि आप वो 2 सेट्स के बाद करो ही मत। तो दिस वाज अबाउट एग्जीक्यूशन। अब इसी से रिलेटेड आता है आपका इंटेंसिटी सेट की, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इट रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्रिट, मोस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन योर कैरेक्टर एज वेल एज द वे यू अप्रोच द मूवमेंट। तो अब मैं इस पे बात करता हूँ इंटेंसिटी पर। तो जहाँ तक इंटेंसिटी की बात है किसी भी सेट की, तो इंटेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि बोलना इजी होता है करने से ज़्यादा, बट फिर भी
अगर मैंने अपने जितने एक्सपीरियंस में देखा है किसी सेट को इंटेंसली जो एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उस केस में आई हैव रियलाइज दिस कि आप अगर सोचते हो कि आपने अपना मैक्स रीच कर दिया है, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि जब आपको बर्निंग सेंसेशन आने लगती है आपके लेग्स में या आपके आर्म्स में, आपको लग रहा है कि बर्निंग सेंसेशन आ रही है, तो वो आपका फेलियर पॉइंट नहीं होता है। मैक्सिमम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। वो इनफैक्ट उस पर जैसे ही उन्हें वो डिस्कम्फर्ट फील होना स्टार्ट होता है, वो सेट को वहीं रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने फेलियर अचीव कर लिया है, मेरा हो गया है पूरा सेट। बट वही सबसे बड़ी गलती होती है और वही सबसे बड़ा डिल्यूजन होता है, जो कि आप आगे जाके कैरी करते जाते हो अपने ट्रेनिंग सेशंस में ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड मे बी इवन ईयर्स। तो होता है क्या है इसमें कि जब आप कोई भी सेट परफॉर्म कर रहे हो, यूजुअली बोलते हैं कि फेलियर तक जाना चाहिए या फेलियर से 1 या 2 रेप्स पीछे रहना चाहिए, या बेसिकली उसको बोल सकते हैं RP8 एक तरह से। मोस्ट एक्सेसरी वर्क या मोस्ट आपका आइसोलेशन वर्क आप RP8 पर ही करते हो, अनलेस स्पेसिफाइड फॉर आप पीक वीक कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है कि आप थोड़ा लाइट अप्रोच लो, थोड़ी इंटेंसिटी अपनी कम रखो वर्कआउट की, या अगर आप डेफिसिट में हो तो थोड़ा कम रख सकते हो इंटेंसिटी। लेकिन जनरली स्पीकिंग फॉर द एवरेज जिम गोअर या फॉर द एवरेज इंथुजियास्ट, वो अपने हर सेशन में वो ट्राई करेगा कि वो RP8 तो ज़रूर हिट करे। बट RP8 इज़ आई वुड से मोर डिफ़िकल्ट टू हिट देन RP10, क्योंकि RP10 तो हो जाता है एब्सोल्यूट फेलियर। वो तो आपको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि आप एक रेप से ज़्यादा कर ही नहीं पाते, या किसी भी सेट पे आप कंप्लीटली डिमोलिश हो जाते हो। मतलब आपका मसल ही इतना फटीग हो चुका है कि आप मेंटली भी अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे। बट RP8 चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 रेप्स रिजर्व में रखने हैं। अब वो आपको हमेशा डाउट रहेगा कि क्या मैं 2 कर सकता था या 3 कर सकता था, या हो सकता है मैं 4 भी कर सकता था। तो ये डेवलप होता है एक्सपीरियंस के साथ, और जब आप अपनी बॉडी को समझते हो अच्छे से, तो उससे आपको समझ में आता है कि आपका ट्रू RP8 या ट्रू RP9 क्या एग्जैक्टली हो सकता है। तो एक बेसिक मार्कर जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा, वो ये है कि अगर आपका मसल में आपको सोरनेस फील होनी शुरू हो रही है, बेसिकली बर्निंग सेंसेशन शुरू हो रहा है, या जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि यू आर ऑलमोस्ट नियर टू द पॉइंट, बट यू हैवंट रीच्ड इट येट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको बर्निंग सेंसेशन आने लगती है, इसका मतलब आप आ गए हो, आप एक जोन में आ चुके हो, लेकिन आप रीच नहीं किया आपने अभी वो पॉइंट। आपको पुश करना पड़ेगा, और इनफैक्ट वो इस लेवल पे भी पुश करना पड़ सकता है आपको कि आपका जब टेम्पो स्लो होने लगे। बेसिकली एक अच्छा मार्कर और एक क्या होता है कि जब आपका जो सेट का जो स्पीड है, जो मूवमेंट का स्पीड है, वो जब डिक्रीज़ होने लगता है, इसका मतलब आपका वो सेट सक्सेसफुल था, आपने सक्सेसफुली उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, आपको वो मूवमेंट फ़ायदा दे रहा था, या उसका जो आपने वेट चूज़ किया वो आपके लिए अप्रोप्रिएट था उस मूवमेंट के लिए। कि अगर आपने सपोज़ अपने लिए 10 रेप्स या 12 रेप्स की रेंज सेट की है, और आप आखिरी 4 रेप्स में आपका जो मूवमेंट का स्पीड है वो इतनी स्लो हो रही है कि आपको एक्चुअली अपने अंदर से एफ़र्ट निकालना पड़ रहा है उस रेप्स को अच्छे से पूरा करने के लिए, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड स्पेस। लेकिन अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपने उसको बहुत ही कंफर्टेबली, मैंने 12 रेप्स कर लिए और मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे वो क्या कहते हैं सोरनेस या बिल्डअप था, तो वो आप फिर लैग कर गए कहीं ना कहीं, आप उस मूवमेंट में और दे सकते थे। तो ये एक बेसिक मार्कर है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो या आपके और भी कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, आप वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हो नीचे, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनी वन हु इज़ वॉचिंग एज वेल एज़ फॉर मी एंड फॉर अदर व्यूअर्स एज वेल। ठीक है, तो ये तो इंटेंसिटी की बात हुई। ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है और इस पर कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो जब आप इंटेंसिटी, एग्जीक्यूशन और राइट अमाउंट ऑफ सेट्स को अगर आप एक साथ रखोगे, तो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है अपने ग्रोथ के लिए। तो जब आप इन कॉम्बिनेशन के साथ जब आप ग्रो करोगे, इसकी तो आपकी एक अलग ही बेसलाइन सेट होगी, और जो कि आपकी ट्रू बेसलाइन होगी, जिसको आप जानोगे कि हाँ, यही मेरा एक्चुअल लेवल है।
अब इसके ऊपर मेरे को अपने आप को बिल्ड करते जाना है। तो आपको तब समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना है, एग्जैक्टली किस तरह से अपने आप को पेस करना है, अपने किस तरह से आपको प्रोग्राम करना है अपने लिए। तो वो आप बेटर समझ पाओगे और इनफैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप अपना मैक्स दे रहे होगे उस टाइम पे। So these were my few thoughts on choosing the right amount of sets and reps, and basically how you can choose it for yourself and how you can start with it. एंड डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा रेपिटेशन या ज़्यादा सेट्स या वॉल्यूम नहीं करना चाहिए, या वो टोटली क्या कहते हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की जगह और टाइम रहता है, लेकिन ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिस पे कि लोगों को ज़्यादा, जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है और काफ़ी लोग ओवरलुक करते हैं इसको। दिस वॉज माई टेक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या अगर आपको इस वीडियो में कुछ यूज़फुल लगा तो डेफ़िनेटली कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी जिम जाते हैं, जो लोग जिम नए लोग जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली इसको आपस में शेयर करें। या अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको गलत लगी या आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो आप डेफ़िनेटली उसको कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू डिस्कशन एंड ऑलवेज़ ओपन टू लर्न। So that's all. Signing out, the Strength Doctor.